हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में क्या शुरू किया था, रेजिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर शुरू किया था, रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी, जहां हमने ये सीखा था कि कैसे हम एक पीपल का, इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करते हैं कि वो रेजिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है या ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। मैंने उसका एक क्वेश्चन और नोट डाउन किया है आपको कराने के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। उससे पहले मैं एक बार आपको क्विक रिवीजन कराती हूँ। हमने क्या पढ़ा था कि एक पीपल रेजिडेंट कब होगा, जब वो कोई से भी एक बेसिक कंडीशन फुलफिल करेगा, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंडीशन। अगर फुलफिल करता है एनी वन, क्या सॉरी हमारे पास क्या कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास थी कि जो हमारा प्रीवियस ईयर है ना, उस प्रीवियस ईयर में वो कितने दिन रहना चाहिए इंडिया में, 182 डेज और मोर। फर्स्ट कंडीशन हमारी ये थी। हमारी रेजिडेंट होने के लिए उसको कोई दो बेसिक कंडीशन है, उसमें से एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन थी कि वो प्रीवियस ईयर में इन इंडिया 182 दिन से ज़्यादा रहे। और दूसरी कंडीशन क्या थी, हमारी दूसरी कंडीशन थी कि जो प्रीवियस ईयर है उससे पिछले 4 साल है, 4 इयर्स। प्रीवियस ईयर से जो पिछले 4 साल हैं, उन 4 सालों में एटलीस्ट 365 डेज इंडिया में होना चाहिए। एंड और हमने क्या पढ़ा था, इसी में दूसरा था कि जो हमारा ये प्रीवियस ईयर है, अब उसने हमें प्रीवियस ईयर से पिछले 4 सालों में तो बता दिया, इस कंडीशन में प्रीवियस ईयर में कुछ नहीं बताया, तो इसलिए उसने प्रीवियस ईयर के लिए अलग से बताया कि प्रीवियस ईयर में वो कितने दिन रहे, एटलीस्ट 60 डेज। यही थी हमारी जो कंडीशन थी, बेसिक कंडीशन। पहली बेसिक कंडीशन थी कि प्रीवियस ईयर में 182 दिन से ज्यादा रहना चाहिए। सेकेंड कंडीशन थी जो प्रीवियस ईयर है उससे पिछले 4 सालों में 365 दिन रहे। एंड जो ये प्रीवियस ईयर है उसमें 60 दिन है। फिर इस 60 दिन के लिए एक्सेप्शन दी थी कि अगर वो एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए गया हुआ है या मेंबर ऑफ क्रू है तो वो 182 दिन है, 60 दिन की जगह 182 डेज देखना है। दूसरी कंडीशन थी कि वो अगर बाहर ही रहता है और विजिट करने आया हुआ है इंडिया में, तो अगर उसकी टोटल इनकम फॉरेन इनकम को एक्सक्लूड करके 15 लाख से ज्यादा है तो 120 दिन थे इस 60 दिन की जगह। अगर 15 लाख से कम है तो 182 डेज थे। ये थी। अब हमें इससे पता चल जाएगा कि अगर कोई सी भी एक कंडीशन फुलफिल कर दी तो वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट। अगर नहीं फुलफिल करता तो वो नॉन रेजिडेंट। ये तो हमें आ गया था समझ। फिर हमने आगे पढ़ा था रेजिडेंट के बाद ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते हैं और नॉन ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ऑर्डिनरी मतलब जो आमतौर पे इंडिया में ही रहते हैं। इसके लिए उसने हमें 2 कंडीशन दी थी, एडिशनल कंडीशन। अगर ये दोनों फुलफिल हो जाती हैं तो वो ऑर्डिनरी होगा, ये नहीं फुलफिल होती तो नॉट ऑर्डिनरी हो जाएगा। दोनों ये वाली दोनों जो कंडीशन थी वो क्या थी, पहली कंडीशन थी कि जो हमारा प्रीवियस ईयर है उसके पिछले 10 सालों में कम से कम कितने साल रहा, 2 साल। और सेकंड थी कि जो हमारा एंड बीच में है एंड, क्योंकि दोनों फुलफिल करनी है, जो प्रीवियस ईयर है उससे पिछले 7 सालों में कितने दिन रहा हो, 730 दिन। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नहीं तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये हमने सब कुछ पढ़ा था लास्ट वीडियो में। अब मैं इसका क्वेश्चन कराती हूँ ताकि आपको समझ आ सके। अब देखना क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो। श्री रमेश है, आई होप आपको दिख रहा होगा, who was born and brought up in India, went for further studies to UK on 1st March 2019। मतलब श्री रमेश है जो मतलब इंडिया में पैदा हुआ, यहीं पढ़ा, फिर वो फर्दर स्टडीज के लिए यूके चला गया 1 मार्च 2019 को। केम बैक टू इंडिया, इंडिया वापस आया ऑन 1 अक्टूबर 2020 अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह आ गया। इसका मतलब 1 अक्टूबर हम इंक्लूड कर लेंगे। फाइंड आउट हिज रेजिडेंशियल स्टेटस यहाँ निकालना है।
अब देखो सबसे पहले आप क्या लिख लो, हमारा प्रीवियस ईयर क्या है। प्रीवियस ईयर हमारा है 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021। ठीक है, ये हमें सबसे पहले है ना हमेशा क्वेश्चन करना है ना, सिर्फ ये देखना है कि प्रीवियस ईयर में कितने दिन वो इंडिया में रहा। अब यहाँ चेक करते हैं, वो इंडिया में वापस आ गया था 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2020 को। अब देखो पूरा अक्टूबर रहा, 31 डेज होते हैं, नवंबर रहा 30, दिसंबर रहा 31, फिर जनवरी, फरवरी एंड मार्च। अब इसका टोटल करके देखो कितना बनता है। वन 82 डेज। अब कितने दिन रहा प्रीवियस ईयर में? 182 डेज। जो हमारी बेसिक कंडीशन थी उसमें यही था कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहे, पहली कंडीशन। अब वो पहली कंडीशन ही पूरी कर रहा है तो दूसरी हम चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिक कंडीशन में एक कंडीशन होनी चाहिए, वो पूरी होगी, बेसिक कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। ठीक है, अब हमें पता चल गया ये क्या है, रेजिडेंट तो है, एनआर नहीं है, रेजिडेंट है, क्योंकि बेसिक कंडीशन पूरी होगी। अब क्या चेक करते हैं कि ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी के लिए अब हम वही देखते हैं, प्रीवियस ईयर से, इस प्रीवियस ईयर से पिछले 10 सालों में 2 साल रहा हो, या इस पिछले 7 सालों में 730 दिन रहा हो। वो देखो वो इंडिया में पैदा हुआ था, इंडिया में ही बड़ा हुआ, वो 1 मार्च 2019 को इंडिया छोड़ के गया था, मतलब इससे पिछले साल छोड़ के गया था, और उससे पहले तो वो यहीं रहा होगा, तो मतलब वो 10 साल में 2 साल भी रहा होगा, 7 साल में 730 दिन भी पूरे किए होंगे। क्योंकि आप ये देखो ना कि वो 1 मार्च 2019 को गया, और हमारा प्रीवियस ईयर क्या है 1 अप्रैल 2020-21, इससे पिछले 10 साल आप लिख लो चाहे क्या बनते हैं, या 7 साल, तो आप देख भी सकते होंगे पिछले 10 साल में 2 साल पूरे करे होंगे उसने, और 730 दिन भी पूरे किए हैं, तो फिर ये क्या हो गया हमारा ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन या कोई सी भी एक कंडीशन पूरी नहीं की होती तो वो क्या बन जाता, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। जब भी आप ये क्वेश्चंस करोगे सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर में वो कितने दिन रहा वो चेक कर लो। अगर वो पता चल के फिर उसके हिसाब से कंडीशन देखनी शुरू करना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 182 डेज की जगह आए होते 150 डेज। ठीक है, तो हमारी जो बेसिक कंडीशन थी उसमें एक तो ये 182 दिन थे, वो पिछले 4 सालों में 365 दिन और 60 डेज, तो 150 डेज का मतलब ये कंडीशन पूरी नहीं की थी। हम इस कंडीशन पे जाएंगे, इसमें देखेंगे क्या प्रीवियस ईयर वाली पूरी की है, प्रीवियस ईयर वाली उसने 150 के हिसाब से कर लेता। फिर हम देखेंगे क्या पिछले 4 सालों में 365 डेज थे, तो फिर ये कंडीशन पूरी हो रही है तो आगे बढ़ेंगे। मतलब हमेशा प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करना है, फिर आगे क्वेश्चन को लेके जाना है। ये तो हो गई हमारी इंडिविजुअल की बात। अब करते हैं बाकी जो हमारे एसएससी होते हैं, लाइक एचयूएफ हो गया, एओपी, बीओआई, कंपनी, उन लोगों को कैसे पता चलता है कि वो रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। सबसे पहले हम करते हैं एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आप लोगों को पता ही होगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है, कि जब पूरी फैमिली मिलकर बिजनेस स्टार्ट करती है और एक मेन हेड होता है करता, वो हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है। यहाँ पे वो रेजिडेंट कब माना जाएगा, यहाँ पे वो रेजिडेंट जब माना जाएगा अगर जो बिजनेस का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फुल्ली और पार्टली इन इंडिया होना चाहिए। रेजिडेंट कब होगा एचयूएफ, जब उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ पे होगा, जब पूरा चाहे आधा इंडिया में होगा तो वो रेजिडेंट माना जाएगा, नहीं तो नहीं। कंट्रोल और मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जो भी उनके इम्पोर्टेंट डिसीजन है, बिजनेस के डिसीजन हो गए, जो पॉलिसीज वो बना रहे हैं, वो कहाँ पे बनाए, इंडिया में, कि इंडिया में कोई उनका ऐसा हेड ऑफिस हो, मेन ऑफिस हो, जहाँ पे सारे डिसीजन लिए जाते हैं। मतलब उनका कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ होना चाहिए, इंडिया में, तभी वो रेजिडेंट होगी, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगी। आया समझ।
रेजिडेंट कब होगी? जब इंडिया में कुछ उस बिजनेस से रिलेटेड कुछ होगा, तभी तो हम उसे बोलेंगे ना कि इंडिया की कंपनी है। तो वो इंडिया की कंपनी कब रेजिडेंट कब मानी जाएगी? कि जब उसका कंट्रोल या मैनेजमेंट पूरा का पूरा या थोड़ा बहुत इंडिया में हो तो वो हमारी रेजिडेंट बनेगी, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगी। फिर हमारे पास आता है कि रेजिडेंट है, अगर पूरा है ठीक है कंट्रोल मैनेजमेंट, तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी कैसे पता चलेगा? तो जो हमने ऑर्डिनरी की 2 कंडीशन करी थी ना, 10 साल में 2 साल और 7 साल में 730 दिन वाली, वो ही कंडीशन अगर वो कर्ता ऑफ द फैमिली अगर वो फुलफिल कर देता है 2 एडिशनल कंडीशंस, अगर जो कर्ता ऑफ द फैमिली है वो फुलफिल कर देता है दोनों एडिशनल कंडीशंस 10 सालों में, प्रीवियस ईयर से पिछले 10 सालों में 2 साल वाली और 7 सालों में 730 दिन वाली, जो हमने इंडिविजुअल में पढ़ी थी, तो वो क्या होगी? एचयूएफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगी। अगर वो फुलफिल नहीं करता दोनों कंडीशन तो वो नॉट ऑर्डिनरी हो जाएगी। कौन? कर्ता, क्योंकि एचयूएफ थोड़ी आके रहेगी यहाँ, बिजनेस थोड़ी यहाँ पे आ जाएगा। जो मेन उसका हेड है बिजनेस का, कर्ता ऑफ द फैमिली, अगर वो ये वाली कंडीशन पूरा करता है एडिशनल कंडीशन, तो वो ऑर्डिनरी बन जाएगी, नहीं तो नॉट ऑर्डिनरी बन जाएगी। इतना आया समझ? ये था एचयूएफ का। फिर पढ़ते हैं एओपी बीओआई का, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इनके लिए पढ़ते हैं सेम, रेजिडेंट का सेम रहेगा, कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर इंडिया में होगा फुली और पार्टली, सेम जैसे हमने अभी एचयूएफ में पढ़ा, इन इंडिया होगा तो वो रेजिडेंट हो जाएगा, अदरवाइज वो क्या बन जाएगी? नॉन रेजिडेंट। जो एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, वो रेजिडेंट कब माने जाएंगे? जब उनका कंट्रोल या मैनेजमेंट चाहे पूरा का पूरा चाहे पार्टली इन इंडिया होगा, तो वो क्या बन जाएगी? रेजिडेंट कंपनी बन जाएंगी या फॉर्म बन जाएंगी। यहाँ पे आप फॉर्म भी ले सकते हैं, नहीं तो क्या हो जाए कहलाएंगे? नॉन रेजिडेंट। ठीक है, अब बात आती क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होंगे या एनओआर होंगे? नहीं। जो एओपी बीओआई फॉर्म कोई भी और कंपनी है, ये ना ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकते ना नॉट ऑर्डिनरी हो सकते। ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी सिर्फ इंडिविजुअल हो सकता है या एचयूएफ हो सकता है। इंडिविजुअल के लिए कंडीशंस है, एचयूएफ के लिए वो कंडीशंस कर्ता के लिए, अगर वो कर्ता फुलफिल करेगा तो ऑर्डिनरी होगा, नहीं तो नॉट ऑर्डिनरी। बाकी ये वाली कंडीशंस ना एओपी पे होती है, ना बीओआई, ना फॉर्म, ना कंपनी, अदर कोई भी बाकी इसके अलावा जो भी होते हैं किसी के कोई भी ना ऑर्डिनरी होता ना नॉट ऑर्डिनरी, वो या तो सिर्फ रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट, इनसे कोई रिलेशन नहीं है ओआर या एनओआर से। अब लास्ट जो रह गया कंपनी का रह गया, कंपनी कब रेजिडेंट होगी या कब नॉन रेजिडेंट? कंपनी रेजिडेंट जब मानी 2 चीजें, पहली ये इंडियन कंपनी हो, इंडियन कंपनी मतलब हमारे कंपनीज एक्ट में स्टेब्लिश हुई हो, कंपनीज एक्ट 2013 में स्टेब्लिश हुई हो, रजिस्टर्ड इंडिया में हो, इसका मतलब इंडियन कंपनी हो। इंडियन कंपनी मतलब रजिस्टर्ड इंडिया में हुई हो। या सेकंड क्या है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन इंडिया हो, वो मैंने अभी बता ही दिया। ये दोनों होगा तो वो रेजिडेंट हो गई, अदरवाइज वो क्या हो जाएगी? नॉन रेजिडेंट। और हमने पढ़ ही लिया ये ना ऑर्डिनरी रेजिडेंट होती ना नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होती। आई होप ये आपको टॉपिक सारा समझ आ गया होगा। अब इसके बाद इस चैप्टर में हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक बचा है, वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। इसके क्वेश्चंस करके देख लेना, कोई भी डाउट हो तो तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।